आरएसएस की जरूरत अब इस देश में है नहीं, या फिर आरएसएस का समूचा काम प्रचारक नरेंद्र मोदी पूरा कर चुके हैं। सरल शब्दों में कहें तो आरएसएस को मौजूदा मोदी सत्ता हड़प चुकी है और अब आरएसएस के पास एक ही काम है, मोदी सत्ता किस तरीके से सत्ता में बरकरार रहे और उसी के इर्द गिर्द तमाम ताना बाना आरएसएस को बुनना है। यह कल की बात थी कि सत्ता को आरएसएस संचालित करती थी, यह आज की बात है सत्ता आरएसएस को संचालित करती है। यह कल की बात थी कि उसके पास 40 संगठन इस देश के भीतर में समाज के अलग अलग हिस्सों को संचालित करते थे। मुद्दा कोई सा भी हो और किसी भी मुद्दे के आश्रय उससे जुड़े हुए समाज को प्रभावित करना, सत्ता द्वारा बनाई गई नीतियों पर सीधे तौर पर चिंतन मनन करना और एक रिपोर्ट पेश कर देना। आरएसएस ने कई मौकों पर इस देश की राष्ट्रीय परिदृश्य में राजनीतिक प्रयोगों को भी किया है और यह भी सच है कि जब उसकी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा होती है तो उसमें जो प्रोजेक्ट्स उभर कर आते हैं वो कहीं ना कहीं समाज और राजनीति को प्रभावित करते हैं। देश की आर्थिक नीति हो, देश की राजनीतिक व्यवस्था हो, देश के भीतर स्वदेशी का गान हो, देश के भीतर किसानों का संकट हो, देश के भीतर आदिवासियों के संघर्ष का सवाल हो, या फिर देश के भीतर छोटे उद्योगों का सवाल हो, हर मुद्दे पर आरएसएस अपनी प्रतिनिधि सभा में चिंतन मनन करती रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है और आज से पानीपत के समालेखा में शुरू हुई प्रतिनिधि सभा में भी ऐसा कुछ नहीं होगा। 3 दिनों तक आरएसएस की राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा आज से शुरू हो गई, लेकिन उसके भीतर इस देश की आर्थिक नीतियों पर कोई कुछ बोल सकता है? कोई यह सवाल उठा सकता है कि किसानों की क्या स्थिति है, मजदूरों की त्रासदियों का जिक्र हो सकता है? तमाम संगठन जो आरएसएस से जुड़े रहे उनकी उपयोगिता क्या है, यहां तक कि विश्व हिंदू परिषद तक की उपयोगिता क्या है, यह भी एक सवाल है। तो इतनी बड़ी फौज को लिए हुए आरएसएस क्या करेगी? आरएसएस के सामने अब एक ही ध्येय है, एक ही टारगेट है, मोदी सत्ता को किसी तरीके से भी सत्ता में बरकरार रखना है। तो इस देश के भीतर फैले हुए लगभग 68,000 शाखाएं और जो हर हफ्ते जहां बैठक होती है उनके भीतर कौन सी चर्चा हो और प्रचारक कौन सी चर्चा करें जिससे मोदी सत्ता बरकरार रहे, इस दिशा के अलावे कोई काम आरएसएस के पास अब नहीं बच पा रहा है। आरएसएस सोचा करती थी 370 को लेकर, मोदी सत्ता ने उसे करके दिखा दिया। आरएसएस सोचा करती थी अयोध्या में राम मंदिर को लेकर, मोदी सत्ता ने उसे करके दिखा दिया। और खुद मौजूदा वक्त में सरसंघचालक मोहन भागवत इमरजेंसी के दौर में प्रचारक बने थे और उनसे तकरीबन 10 वर्ष पहले उस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचारक बने थे जब मोहन भागवत के पिताजी गुजरात के प्रांत प्रचारक हुआ करते थे। तो सीनियरिटी के लिहाज से मोदी मोहन भागवत के ऊपर है, लेकिन संघ का जो काम था राजनीति को दिशा देना, इस देश की आर्थिक और सामाजिक नीतियों को लेकर सवाल खड़ा करते हुए लोगों से जुड़ना, वो सारी परिस्थितियां मौजूदा मोदी सत्ता ने खत्म कर दी। और यहां से एक दूसरा सवाल निकला कि आज जब प्रतिनिधि सभा शुरू हुई तो सबने कहा अब 99 वर्ष पूरे हो चले हैं और अगले वर्ष 100वें वर्ष में आरएसएस प्रवेश करेगी। तो आरएसएस को सत्ता के अनुकूल ही अब अपनी कार्रवाई को बढ़ाना होगा। मैसेज बहुत साफ है कि देश की सत्ता का जो भी रुख रहे उसी दिशा में आरएसएस भी चले। अगर इस देश के भीतर में जातीय समीकरण महत्वपूर्ण है तो आरएसएस के भीतर भी जातीय समीकरण महत्वपूर्ण होने ही चाहिए। अगर इस देश के भीतर में अल्पसंख्यक समाज के वोटों की जरूरत अब बीजेपी को महसूस होने लगी है, क्योंकि 2024 के चुनाव में जो भी वोट जहां से मिल सके, और खास तौर से जो मुस्लिम बहुल राज्य है जिसमें खास तौर पर जहां पर ज्यादा वोटरों की तादाद है, उसमें एक नाम पश्चिम बंगाल का भी 30% से ज्यादा मुस्लिम समाज है वहां पर, तो उसमें सेंध कैसे लगाए, यह आरएसएस की तकरीबन 1,500 शाखाएं जो वेस्ट बंगाल में सक्रिय है उसे सोचना होगा। एक तरफ मुस्लिम समुदाय को जोड़ना, दूसरी तरफ जातीय समीकरण के हिसाब से आरएसएस को भी बदलना होगा। ब्राह्मणों का वर्चस्व नहीं चलेगा, मराठी मानुष ब्राह्मण जी नहीं, अब नहीं चलेंगे। खोजिए कौन सा शेड्यूल कास्ट, कौन सा शेड्यूल ट्राइब, कौन सा ओबीसी कहां पर स्वयंसेवक के तौर पर है, कहां पर प्रांत प्रचारक के तौर पर है, उसे बड़े पद में कैसे दिया जाए। तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो मौजूदा वक्त में आरएसएस की पूरी टीम है, इसको 2024 में बदलना है। कैसे बड़े परिवर्तन होंगे और भारत की राजनीतिक सत्ता के अनुकूल आरएसएस बदलेगी और सत्ता को बचाने के लिए आरएसएस काम करेगी, इसी मूल मंत्र को लेकर ना तो हेडगेवार चले थे और ना ही गुरु गोलवलकर चले थे। और उस दोनों के कालखंड में अगर देखिएगा तो जो संघर्ष आरएसएस के स्वयंसेवकों के बीच था, एक तरफ विचारधारा को खड़ा करना था और दूसरी तरफ इस देश में संगठन का विस्तार करना था। विचारधारा के तौर पर हेडगेवार और विस्तार जो संगठन के तौर पर था वो गुरु गोलवलकर ने किया। लेकिन मौजूदा वक्त में मोहन भागवत परछाई है या वह भी नहीं है। खुद आरएसएस अपने तौर पर सत्ता के सामने कहीं मौजूद है या वो भी नहीं है, या फिर इस दौर में सारी सुविधाएं भी आरएसएस के पदाधिकारियों को दी जा चुकी है। तो उनका जुड़ाव लोगों से कैसे होगा, जनता के बीच उनका संवाद कैसे बनेगा? संख्या कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अगर वो राजनीतिक तौर पर अब चुनावी मशीन में तब्दील नहीं होती है तो ऐसे आरएसएस की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या प्रचारक मोदी ने आरएसएस को खत्म कर दिया? प्रचारक मोदी ने आरएसएस को नया पाठ पढ़ा दिया? या फिर प्रचारक मोदी ने बताया कि दरअसल हम ही आरएसएस हैं और हम जिस दिशा में जा रहे हैं वह सिर्फ कहने की बात नहीं है, हम स्थितियों को इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं। तो जनवरी 2024 में अयोध्या में भगवा फहराएगा और आप लोग जुट जाइए कि मई 2024 में दिल्ली में भी भगवा फहरा जाए। यह चुनावी जीत का शंखनाद
अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा से कैसे किस रूप में निकलेगा, हमें लगता है कि आज इसके हर पन्ने को खोलिए और समझने की कोशिश कीजिए। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब हम जिक्र इस बात का कर रहे हैं कि प्रतिनिधि सभा में एक वक्त आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसे कैसे मुद्दों को लेकर चर्चा होती थी। खुद आरएसएस ने इस किताब को निकाला और उसने बताया, सही कह रहे हैं, एक वक्त अखंड एकात्म राष्ट्र का जिक्र होता था, एक वक्त विदेशी आक्रमण या फिर पड़ोसियों को लेकर जिक्र होता था, कश्मीर समस्या पर भी जिक्र किया है, पंजाब समस्या पर भी, विदेशी घुसपैठ पर भी, टेररिज्म पर भी, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, सब पर प्रतिनिधि सभा में चर्चा हुई है। प्रांत का पुनर्गठन हो, भाषा नीति हो, निर्वाचन हो, शिक्षा हो, इतिहास हो, आरक्षण हो, यहां तक कि हेल्थ को लेकर भी चर्चा हुई है, जनसंख्या को लेकर भी चर्चा हुई है, गौरक्षा को लेकर भी चर्चा हुई, मंदिरों के पुनर्द्वार को लेकर भी चर्चा हुई और पीड़ितों की सहायता अलग अलग क्षेत्रों में कैसे की जाए इसको लेकर भी चर्चा हुई। चर्चा तो खेती को लेकर भी हुई, चर्चा तो इस देश में अनाज के उत्पादन को लेकर भी हुई और चर्चा स्वदेशीकरण क्यों जरूरी है इसको भी लेकर हुई। लेकिन जब मोदी सत्ता की नीतियां ही सब कुछ हो चली तो आरएसएस के पास कौन सा संगठन किस रूप में काम करेगा? विश्व हिंदू परिषद की क्या जरूरत है? उसकी जरूरत के बगैर ही अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है ना। किसान संघ की क्या जरूरत है? अपने तौर पर किसानों के रिफॉर्म की उद्घोषणा करते हुए पार्लियामेंट की मौजूदगी है ना और मोदी सत्ता वहां पर ताकतवर है ना, तो फिर किसान संघ की क्या जरूरत है? भारतीय मजदूर संघ क्यों सोचता है ऐसा, यानी बीएमएस की क्यों जरूरत है? अगर उसे लगता है कि मजदूरों को सही हक नहीं मिल रहा है तो सरकार है ना। आदिवासी कल्याण संघ, उसकी जरूरत क्या है? सरकार खुद अपने तौर पर काम कर रही है ना। एक लंबी फहरिस्त है जिसको आरएसएस ने धीरे धीरे इस देश के भीतर में खड़ा किया कि सत्ता किसी की भी हो, लेकिन इस देश को लेकर आरएसएस जो सोचती है उस दिशा में इस देश को मतना है और आने वाले वक्त में जो भी सत्ता, चाहे संघ से निकली हुई बीजेपी और बीजेपी के भीतर से निकला हुआ कोई प्रचारक ही क्यों ना हो, लेकिन वह संघ की परिस्थितियों को समझे, क्योंकि यह अकाट्य सत्य है कि आरएसएस और हिंदुत्व एक साथ इस देश के भीतर में कुछ नवनिर्माण की दिशा में है। सारी बातें थोथी लगने लगी, सारी परिस्थितियां झटके में पलट गई और आज जब हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा हरियाणा के पानीपत जो समलखा का इलाका है वहां पर उसकी सभा चल रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहीं पर मौजूद हैं। तकरीबन 1400 के करीब प्रांत प्रचारकों की मौजूदगी है और सबसे बड़ा सवाल क्या है? मुसलमानों को साथ कैसे लाया जाए, यानी अब यह काम आरएसएस को करना है और महिलाओं को भी साथ लाने के लिए अलग से महिलाओं की भी शाखाएं इस देश के भीतर में संघ को अब चलानी आनी चाहिए। पहले वो साथ लेकर आए और उसके बाद अलग शाखा के तौर पर चीजों को क्रिएट करे। यानी एक तमाम परिस्थितियों में दो चीजें महत्वपूर्ण एक झटके में निकल कर आई कि जब 100 बरस आरएसएस के पूरे हो रहे हैं तो इन 100 बरसों के भीतर 2014 से पहले की स्थिति और 2014 के बाद की स्थिति आरएसएस के भीतर भी बदल गई। क्योंकि आरएसएस अगर मुस्लिमों के बीच जा रहा है तो वो क्या कहता है? कहता है देखिए शौचालय सबके लिए है, गैस यानी सिलेंडर सबके लिए है, घर जो प्रधानमंत्री आवास योजना है सबके लिए है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर जो किया जा रहा है सबके लिए, वो किसान सम्मान निधि के दायरे में ही क्यों ना हो, गांव गांव जो सड़कें बन रही हैं सबके लिए बन रही हैं, तो फिर मुस्लिम खुद को नागरिक मान ले, मुसलमान ना माने, लेकिन हम हिंदू राष्ट्र की दिशा में बढ़ेंगे और गाहे बगाहे जिन बातों का जिक्र होगा उसमें खुद को हिंदू मानने की परिस्थिति में मुसलमानों को इस देश में आकर खड़ा होना ही होगा। तो इस काम को कहते कहते सीएए एनआरसी सरकार ले आई। सरकार ने उन तमाम जगहों पर चीजें खड़ी की जहां पर नारा था तुष्टीकरण नहीं, लेकिन एक झटके में भारत के भीतर का वह सेकुलरिज्म का खाका गायब हो गया और राजनीतिक सत्ता के साथ अगर वोट जुड़ते चले गए तो उसमें सोशल इंजीनियरिंग बड़ा मायने रखती है। और अब ब्राह्मण स्वयंसेवकों की तादाद कम भी हो जाए तो चलेगा, लेकिन संघ के पदों पर ओबीसी, एससी और एसटी की मौजूदगी होनी चाहिए। वनवासी कल्याण आश्रम से निकलकर वहां चाहे फिलहाल चक्रधर साहब हो तो जरूरत पड़ेगी तो उन्हें भी बड़े पद पर ले आया जाएगा और बड़े पद का मतलब यही होता है कि अगले बरस जब परिवर्तन होगा तो हो सकता